तो अकाउंट्स के बोर्ड एग्जाम के पेपर में सेक्शन सी हमने स्टार्ट किया है। तो सेक्शन सी में फर्स्ट सम जो आपको अटेम्प्ट करना था वो पार्टनरशिप अकाउंट्स का था, उसके सम्स देखे हमने एक्सरसाइज के। सेकंड सम है रिकंस्ट्रक्शन का, जिसमें गेन रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करने के सम्स है। और अभी थर्ड और फोर्थ ये दो सम्स है डिसोल्यूशन चैप्टर के, चैप्टर 7 पार्ट 1। उसमें कभी एक थियरी का क्वेश्चन होता है 3 मार्क का और एक 3 मार्क का शॉर्ट सम होता है, या फिर दोनों शॉर्ट सम्स होते हैं। एंड शॉर्ट सम्स आर बेस्ड ऑन जर्नल एंट्री। So now let us see the short sums of dissolution. 3 marker. So dissolution of partnership firm. So these short sums are based on journal entries. So you have to pass journal entries for the given transaction. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है कि जब पार्टनरशिप फर्म क्लोज होती है तो हम एसेट्स को सेल करते हैं, लायबिलिटीज को पे करते हैं। पर अगर शॉर्टफॉल होता है तो पार्टनर्स को लाना पड़ता है, क्योंकि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर एक्सेस मनी है तो वो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और फर्म डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने होते हैं। तो यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने की एंट्रीज पूछते हैं कि अगर कोई रिकॉर्डेड एसेट से, तो या तो रिकॉर्डेड लायबिलिटी है, तो सबसे पहले हमको बैलेंस शीट क्लोज करनी होती है। तो उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना होता है। तो एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है और हम एसेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ तुमको उल्टा करना है। तो यहाँ दो एंट्री पास करनी है। अगर पर्टिकुलर कोई लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, उसकी वैल्यू दी है, और तो उसके लिए हमको दो एंट्री पास करनी है। हर एक एसेट्स के लिए दो एंट्री, हर एक लायबिलिटी के लिए दो एंट्री, इफ दे आर रिकॉर्डेड। तो रिकॉर्डेड एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। अभी ये अकाउंट को क्लोज करना है, लैंड एंड बिल्डिंग या कोई भी एसेट का अकाउंट क्लोज करना है, तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। तो पहली एंट्री होगी एसेट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू, दिस इज द नरेशन। तो व्हाट इज द एंट्री कि एसेट को हम क्रेडिट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे, और बुक वैल्यू की अमाउंट लिखनी है जो बुक वैल्यू दी है वो। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। और फिर ये एसेट्स को हम मार्केट में सेल करेंगे या कोई पार्टनर टेक ओवर करेगा। तो सेकंड एंट्री होगी व्हेन एसेट इज सोल्ड आउट और टेकन बाय पार्टनर। तो कैश या तो बैंक अकाउंट डेबिटेड या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। पहली एंट्री में एसेट का डेबिट बैलेंस है तो उसको क्रेडिट करना है, रियलाइजेशन को डेबिट करना है बुक वैल्यू से। सेकंड एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट को ऑपोजिट करना है। तो रियलाइजेशन पहले हमने डेबिट किया था, अभी क्रेडिट करेंगे और कैश या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। तो कैश एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। तो ये दो एंट्री, और सेकंड एंट्री मार्केट वैल्यू से करनी है। यहाँ ये पूरे चैप्टर में प्रॉफिट लॉस कंसिडर नहीं करना है। लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख का है और हमने 1,20,000 में सेल किया, तो पहली एंट्री में 1 लाख आएगा, सेकंड एंट्री में 1,20,000 आएगा। या तो हमने लॉस पे सेल किया होगा तो जो रियलाइज वैल्यू है वही लिखनी है, प्रॉफिट लॉस कंसिडर नहीं करना है। अगर 1 लाख का बिल्डिंग 90,000 में सेल किया तो पहली एंट्री में 1 लाख, सेकंड एंट्री में 90,000। अगर कोई एसेट्स रिकॉर्डेड है लेकिन उसकी कोई रियलाइज वैल्यू नहीं है, तो एसेट रिकॉर्डेड है तो फर्स्ट एंट्री करनी पड़ेगी कि उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे हम। चाहे गुडविल हो, बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, फर्नीचर हो, ये सबको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अगर उसकी कोई रियलाइज वैल्यू नहीं है तो सेकंड एंट्री पास नहीं करनी है। तो इफ रिकॉर्डेड एसेट हैज नो रियलाइज वैल्यू देन पास ओनली फर्स्ट एंट्री। उसका उल्टा, इफ देर इज एनी अनरिकॉर्डेड एसेट, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, अभी वो रिकॉर्डेड नहीं है इसलिए उसकी फर्स्ट एंट्री नहीं होगी, उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अनरिकॉर्डेड है। लेकिन उसको जब मार्केट में सेल करेंगे या पार्टनर टेक ओवर करेगा तो सेकंड एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो डायरेक्टली हम सेकंड एंट्री पास करेंगे। सपोज ऐसा लिखा हो कि अनरिकॉर्डेड गुडविल रियलाइज 5,000, तो सेकंड एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट 5,000। अब इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट लायबिलिटी का करना है। रिकॉर्डेड लायबिलिटीज, जो भी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो भी लायबिलिटीज है, रिकॉर्डेड लायबिलिटी है, उसको भी हम पहले रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है तो उसको हम पहले डेबिट करेंगे। तो पहली एंट्री होगी लायबिलिटीज विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। तो लायबिलिटी को डेबिट करना है, रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करना है।
तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन बुक वैल्यू से। और अभी ये लायबिलिटी कंपलसरी थर्ड पार्टी लायबिलिटीज को पे करना पड़ेगा, सब में लिखा हो या ना लिखा हो। और अगर सपोज कोई पार्टनर टेक ओवर करेगा तो उसको दे देंगे लायबिलिटी। तो सेकेंड एंट्री में रियलाइजेशन को ऑपोजिट करना है, तो रियलाइजेशन हमने पहले क्रेडिट किया है, तो सेकेंड एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। और अगर हमने लायबिलिटी को पे की तो टू कैश आएगा, या तो पार्टनर ने टेक ओवर किया तो टू पार्टनर्स कैपिटल आएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट, या तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें एक्चुअल वैल्यू लिखेंगे हम। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जैसे टैक्स लायबिलिटी पेड किया हमने जो अनरिकॉर्डेड है, पर तो फर्स्ट एंट्री नहीं करनी है। अनरिकॉर्डेड एसेट हो या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो, उसके लिए फर्स्ट एंट्री नहीं आएगी, डायरेक्ट सेकंड एंट्री करनी है। तो सेकंड एंट्री में अगर कोई टैक्स लायबिलिटी हमने पेड की तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। If nothing is mentioned that assets are or liabilities are is recorded or not, then you have to understand that all the assets and liabilities are recorded. Now let us see the page number 311 textbook part 1 question number 4 उसका 7th sum। फिर क्वेश्चन 4 का 7 ये मार्च 2019 और 2020 ये दोनों ईयर में इसी टाइप का सम पूछा हुआ है। Total assets of the firm are 2 lakhs, out of which 40% are current assets, including cash 10,000. 120% realized for fixed assets, while 80% realized for current assets. Pass journal entry. ये सब एसेट रिकॉर्डेड है, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट दोनों रिकॉर्डेड है, और दोनों हमने रियलाइज की है कम अमाउंट से या तो ज़्यादा अमाउंट से, और उसकी एंट्री पास करनी है, तो दो दो एंट्री पास करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले तुमको इसको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि इसमें करंट एसेट्स कितनी है, करंट लायबिलिटी कितनी है। तो लेट अस प्रिपेयर वन टेबल। एक टोटल एसेट्स 2 लाख रुपीज़ है, उसके दो पार्ट बनाएंगे हम, करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स। तो 40% करंट एसेट्स है, तो 2 lakhs का 40% 80,000 वो करंट एसेट्स है, तो बाकी का 60% फिक्स एसेट्स हो जाएगा। तो 60% नॉन करंट एसेट है, फिक्स एसेट्स है, 2 lakhs का 60% 1,20,000। अभी करंट एसेट्स में 10,000 कैश है, कैश की कोई अलग से एंट्री नहीं होती है, कैश को छोड़ देना है, लेकिन वो करंट एसेट्स में इंक्लूडेड है। तो 80,000 के अगेन दो पार्ट हो जाएंगे कि इसमें कैश 10,000 है, तो अदर करंट एसेट 70,000 होगा। अभी ये पोजीशन है कि अदर करंट एसेट हमारे पास 70,000 है, कैश की एंट्री नहीं करनी है, और फिक्स एसेट है 1,20,000। ये दोनों रिकॉर्डेड एसेट्स है, तो पहले ये दोनों को रियलाइज में ट्रांसफर तो करना ही पड़ेगा, फिर उसको हमने सेल किया, उसकी एंट्री करेंगे। तो सेल कितने में किया है, तो आगे क्या लिखा है दैट 120% रियलाइज फॉर फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स का 120% रियलाइज हुआ, तो 1,20,000 का 120% मीन्स वी हैव रिसीव्ड कैश 1,44,000 फॉर फिक्स एसेट्स, और करंट एसेट्स रियलाइज 80%, तो 70,000 का 80% 56,000 ये हमको कैश मिला है। तो टोटल कैश कितना मिला, 1,44,000 प्लस 56,000, ये सेकेंड एंट्री में आएगा। तो पहली एंट्री में बुक वैल्यू से करनी है, सेकेंड एंट्री हमको जो कैश मिला उससे करनी है। तो फर्स्ट एंट्री, अभी एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, तो एसेट को क्रेडिट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है। तो पहली एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू करंट एसेट्स टू फिक्स एसेट्स। तो करंट एसेट 70,000, फिक्स एसेट 1,20,000 बुक वैल्यू से, टोटल 1,90,000। कैश की कोई इफेक्ट नहीं करनी है 10,000 की। तो बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। अभी ये दोनों एसेट्स हमने सेल कर दी है, कितने में, 144 प्लस 56,000, तो दोनों की कंबाइंड एंट्री करेंगे प्लस करके। तो सेकेंड एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट 2 lakhs। 2 lakhs कैसा है, 1,44,000 फिक्स एसेट्स का रियलाइज हुआ, और 56,000 करंट एसेट्स का, टोटल 2 lakhs। बोलो, तो ये दो एंट्री हमको पास करनी है, तो ऊपर का वर्किंग दिखाना है और फिर जर्नल ड्रॉ करके ये दो एंट्री पास करनी है विथ नरेशन। तो ये क्वेश्चन 7 मार्च 1920 दोनों ईयर में पूछा है। नाउ रिमेंबर, फॉर रिकॉर्डेड एसेट, एसेट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू, पर जो हमने आगे देखा। तो एसेट को जब रिकॉर्डेड एसेट है तो उस एसेट को क्रेडिट करना है, रियलाइजेशन को डेबिट करना है बुक वैल्यू से। और सेकंड एंट्री में वो एसेट या तो कोई पार्टनर टेक ओवर करेगा या तो हम सेल करेंगे, तो कैश या पार्टनर्स कैपिटल को डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये दो एंट्री करनी है। तो क्वेश्चन 5 इसके ऊपर बेस्ड है।
At the time of dissolution, book value of goodwill is 56,000. No amount realized. देखो, बुक वैल्यू ऑफ गुडविल 56,000, इट मीन्स कि ये रिकॉर्डेड एसेट है. अगर अनरिकॉर्डेड होगा तो स्पेसिफाई किया होगा कि ये अनरिकॉर्डेड एसेट है. तो ये रिकॉर्डेड एसेट है, तो पहली एंट्री तो कंपलसरी करनी पड़ेगी. इट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू. तो एस गुडविल का डेबिट बैलेंस होता है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे. तो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट 56,000. और नो अमाउंट रियलाइज, इट मीन्स के इसका सेल करने से कुछ भी नहीं मिला, तो सेकंड एंट्री कैंसिल हो जाएगी क्योंकि जीरो अमाउंट है, तो सेकंड एंट्री नहीं करेंगे. नाउ सेकंड सम, क्वेश्चन 5 का सेकंड सम. ये मार्च 2023 में पूछा है, और ऐसे सम ज़्यादा पूछते हैं एग्जाम में, जिसमें बैलेंस शीट, इन बैलेंस शीट लैंड एंड बिल्डिंग इज 8 lakhs एंड इन्वेस्टमेंट्स 2 lakhs आर डिस्क्लोज. डिस्क्लोज का मतलब रिकॉर्डेड. बोथ द एसेट्स आर रिकॉर्डेड, बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, रिस्पेक्टिवली 9 lakhs एंड 1,50,000 रियलाइज. और वो सेल करने से हमको इतने पैसे रियलाइज हुए, तो अगेन यहाँ पर दो एंट्री करनी पड़ेगी. तो बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट का डेबिट बैलेंस से पहले उसको हम क्रेडिट करेंगे. तो पहली एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग टू इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू से. तो बुक वैल्यू है 8 lakhs एंड 2 lakhs, टोटल 10,000. और सेकेंड एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट पहले डेबिट किया था, तो सेकेंड एंट्री में रियलाइजेशन क्रेडिट करना है, और रियलाइज लिखा है, इट मीन्स कि हमको कैश मिला, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, उसमें 1,50,000 प्लस 9 lakhs, टोटल 10,50,000. बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज 9 lakhs एंड इन्वेस्टमेंट रियलाइज 1,50,000. तो ये दो एंट्री पास करनी है. तो यहाँ दो एसेट्स है, लेकिन दोनों की कंबाइंड एंट्री पास करेंगे. यू कैन डू सेपरेट एंट्री ऑल्सो फॉर ईच एसेट. तो फिर हमको इन्वेस्टमेंट की दो एंट्री, बिल्डिंग की दो एंट्री, चार एंट्री करनी पड़ेगी. उससे अच्छा है कि हम कंबाइंड एंट्री करते हैं. तो इसलिए पहले दोनों एसेट्स को बुक वैल्यू से रियलाइज में ट्रांसफर किया, और बाद में सेल करने की कंबाइंड एंट्री की. थर्ड सम, क्वेश्चन 5 का थर्ड. टोटल एसेट्स आर 2 lakhs, आउट ऑफ विच 40% आर करंट एसेट्स इंक्लूडिंग कैश 10,000. बुक वैल्यू इज रियलाइज. इट इज सिमिलर सम दैट वी हैव डन प्रीवियसली, उसी टाइप का ये सम है. तो पहले तो बाइफर्केशन करते हैं कि 2 lakhs में से 40% है वो करंट एसेट्स है 80,000, तो बाकी का 60% फिक्स एसेट्स है 1,20,000. 10,000 में कैश बैलेंस है, इट मीन्स कि करंट एसेट्स में 80,000 के दो पार्ट बनाएंगे कि उसमें कैश 10,000 है, तो अदर करंट एसेट्स 70,000 है. अभी आगे वाले समय ऐसा था कि करंट एसेट रियलाइज 80% और फिक्स एसेट रियलाइज 120%. उसकी जगह यहाँ ऐसा लिखा है कि बुक वैल्यू इज रियलाइज. इट मीन्स के दोनों एंट्री सेम अमाउंट से ही करनी है. तो पहली एंट्री करेंगे हम, ये 70,000 का 70,000 रियलाइज हुआ है, और 1,20,000 का 1,20,000 रियलाइज हुआ है. बुक वैल्यू रियलाइज हुई है, परसेंटेज नहीं दिए कोई. तो दो एंट्री करनी है. पहली एंट्री हम एसेट्स, करंट अदर करंट एसेट्स को और फिक्स एसेट्स को रियलाइज में ट्रांसफर करेंगे. कैश की कोई एंट्री नहीं करनी है. तो फर्स्ट एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड 1,90,000, मीन्स 120 प्लस 70 टू करंट एसेट्स 70,000 टू फिक्स एसेट्स 120. तो करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स का डेबिट बैलेंस था, उसको हमने क्रेडिट किया और रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया. तो ये अकाउंट क्लोज किया हमने. और अभी बुक वैल्यू रियलाइज हुआ है, तो हमको 1,90,000 रियलाइज हुआ है. तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन 1,90,000 पर बीइंग एसेट्स रियलाइज. तो पहली एंट्री एसेट्स को ट्रांसफर करना है रियलाइज में. सेकेंड एंट्री जब एसेट्स रियलाइज होगी उसकी एंट्री करनी है. नाउ फोर्थ वन, ये मार्च 2020 और 22 दोनों ईयर में पूछा है. गुडविल इज नॉट डिस्क्लोज इन द बुक. देखो स्टार्टिंग में लिखा है ये अनरिकॉर्डेड एसेट है. अगर कोई एसेट रिकॉर्डेड नहीं है तो उसको रियलाइज में ट्रांसफर करने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि उसको क्लोज नहीं करना है, क्योंकि अनरिकॉर्डेड है. तो फर्स्ट एंट्री विल बी कैंसिल. तो डायरेक्ट सेकेंड एंट्री करेंगे. तो पहली एंट्री में क्या होता है कि एसेट को हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि एसेट का डेबिट बैलेंस होता है और रियलाइजेशन डेबिट होता है. और सेकेंड एंट्री में कैश और बैंक टू रियलाइजेशन, तो यहाँ डायरेक्ट सेकेंड एंट्री करनी है. तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन 50,000. फर्स्ट एंट्री कैंसिल. बीइंग अनरिकॉर्डेड गुडविल रियलाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन 5. लैपटॉप इज ₹35,000. द वैल्यू ऑफ लैपटॉप इज 35,000. अब यहाँ लैपटॉप की वैल्यू दी है, कुछ लिखा नहीं है, तो अगर कोई इंस्ट्रक्शन ना दियो कि रिकॉर्डेड है कि अनरिकॉर्डेड है, तो इट इज रिकॉर्डेड एसेट. तो ये रिकॉर्डेड एसेट है. और पार्टनर हैज टेकन
फॉर ₹25,000। पार्टनर ने ये लैपटॉप को 25,000 में टेक ओवर कर लिया एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो दो एंट्री करेंगे, पहली एंट्री 35,000 से, सेकेंड एंट्री 25,000 से। तो लैपटॉप एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस है, तो पहले उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू लैपटॉप अकाउंट 35,000 बीइंग लैपटॉप ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। और अभी ये पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, तो पहले हमने रियलाइजेशन डेबिट किया था, अभी रियलाइजेशन को क्रेडिट करना है और पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट करना है। तो सेकेंड एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, उसमें अमाउंट 25,000 एग्रीड वैल्यू। तो दो एंट्री होगी, एसेट को रियलाइज में ट्रांसफर किया और फिर पार्टनर ने टेक ओवर किया। नाउ क्वेश्चन 6, अ पार्टनर हैज एक्सेप्टेड टू पे लोन ऑफ हिज श्रीमती ₹40,000 विच वॉज गिवन टू द फर्म। एक पार्टनर की वाइफ ने फर्म को लोन दी है 40,000 की, और वो पार्टनर अभी एग्री करता है कि वो खुद पे कर देगा। पर तो दिस इज अ थर्ड पार्टी लायबिलिटी, लोन इज अ थर्ड पार्टी लायबिलिटी, वाइफ्स लोन इज अ थर्ड पार्टी लायबिलिटी। तो यहाँ भी कुछ मेंशन नहीं किया है कि रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड, मींस कि इट इज रिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो पहले उसको हम डेबिट करके रियलाइज में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ भी दो एंट्री करेंगे। तो पहले श्रीमतीज लोन अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, पर लोन का क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसको हमको डेबिट करना है बुक वैल्यू से 40,000 से। और अभी ये पार्टनर टेक ओवर करता है, तो पहले हमने रियलाइजेशन क्रेडिट किया था, अभी हम रियलाइजेशन डेबिट करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर ये लोन हमने पे कर दिया होता तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक अकाउंट आता। तो ये थर्ड पार्टी लायबिलिटीज है, तो क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, उसके लिए दो एंट्री होगी कि पहले तो लायबिलिटी को रियलाइज में ट्रांसफर करना है, फिर उसको या तो पे करेंगे या तो पार्टनर्स टेक ओवर करेगा। क्वेश्चन 7, income tax liability is now payable 30,000, it is not recorded in the book। स्पेसिफाई किया है दिस इनकम टैक्स लायबिलिटी इज नॉट रिकॉर्डेड, इट इज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो पहली एंट्री कैंसिल, इसको रियलाइज में ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि रिकॉर्डेड नहीं है। लेकिन सेकंड एंट्री करेंगे, तो ये ऊपर की जो लायबिलिटी की दो एंट्री है उसमें सेकंड एंट्री क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल या तो कैश, यहां हमने पे किया है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक अकाउंट 40,000, सॉरी 30,000, अमाउंट इज 30,000, प्रिंटिंग मिस्टेक। नाउ क्वेश्चन 8, after making payment of all liabilities and loan of partners of the firm, surplus of asset is 1,20,000. The profit and loss sharing ratio of ABC is 5:3:2। अगर सब लायबिलिटी को पे करने के बाद डिसोल्यूशन में कोई सरप्लस ऑफ एसेट बचता है, एसेट सेल कर दी, उसमें से लायबिलिटीज को पे किया, अभी बाकी जो कैश बचा वो हम पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। दिस इज नथिंग बट डिसोल्यूशन रियलाइजेशन प्रॉफिट, ये रियलाइजेशन प्रॉफिट है हमारा। तो ये पार्टनर को क्रेडिट होगा क्योंकि प्रॉफिट है पर सरप्लस है। तो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल एंड सीज कैपिटल, और 1,20,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। अगर ये कैपिटल रेशियो दिया होता तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते, बीइंग सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। तो ये तुमको याद रखना है कि जब प्रॉफिट सरप्लस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में आफ्टर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, जो सरप्लस बचता है वो प्रॉफिट होता है हमारा, और वो प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन 9, 5 का 9, मशीन इज डिस्क्लोज इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन 2 lakhs, बुक वैल्यू इज रियलाइज। तो डिस्क्लोज है मीन्स रिकॉर्डेड एसेट है और वही अमाउंट हमको रियलाइज हुआ है, तो दो एंट्री करेंगे। मशीन का डेबिट बैलेंस होता है तो मशीन को क्रेडिट करना है, रियलाइजेशन डेबिट करना है। तो फर्स्ट एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी 2 lakhs, और सेकंड यही वैल्यू हमको रियलाइज हुई है, रियलाइज हुआ मीन्स हमको कैश मिला, हमने सेल किया, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट 2 lakhs, पर विथ नरेशन। और ये पूरा फॉर्मेट ड्रॉ करके पेंसिल और स्केल का यूज करके ये एंट्री लिखनी है, then only you will get 3 marks. Question 10, one partner has accepted responsibility to undertake dissolution procedure, in return decided to pay remuneration 20,000, on account of expense firm has paid him 12,000। इसमें पूरा डिसोल्यूशन का प्रोसेस होता है,
तो वो डिसोल्यूशन प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई पार्टनर लेता है तो फर्म उसको रेम्यूनरेशन पे करती है, और जब फर्म ने रेम्यूनरेशन पे किया तो वो एक्सपेंस पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर की होती है। जो भी डिसोल्यूशन एक्सपेंस है वो पे पार्टनर को करना पड़ता है अपने पॉकेट में से। लेकिन अगर फर्म पे करती है तो उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी। तो पहले तो रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन हम पे करते हैं, फर्म पेइंग रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, तो इट इज एक्सपेंस फॉर द फर्म, और एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। तो पहली एंट्री करनी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पार्टनर का नाम लियो तो नाम लिखना पड़ेगा। तो इसमें ये 20,000 रेम्यूनरेशन की एंट्री है, बीइंग रेम्यूनरेशन पेएबल टू पार्टनर फॉर डिसोल्यूशन। तो रेम्यूनरेशन एक्सपेंस है इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किया। सेकेंड एंट्री में क्या होता है कि अभी हमको एक्सपेंस उसको खुद को पे करना है, तो अगर उसने खुद ने पेड किया तो उसकी एंट्री नहीं होती है क्योंकि हमने रेम्यूनरेशन दे दिया, तो अभी एक्सपेंस उसको बियर करना है। लेकिन अगर फॉर्म ने उसको पेड किया तो वी हैव पेड हिम 12,000, तो पार्टनर्स कैपिटल टू कैश, पर यहां पर टू कैश आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, उसमें 20,000 आएगा, 12,000 सॉरी। तो पहली एंट्री में रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, उसमें फॉर्म रेम्यूनरेशन की एंट्री है 20,000। सेकेंड एंट्री रॉन्ग है, करेक्शन ये है पार्टनर्स कैपिटल टू कैश और अमाउंट 12,000 आएगा। तो जब पार्टनर को हम कैश पे करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल टू कैश 12,000 ये एंट्री करेंगे। 11th, there are debtors of 1,20,000, creditors 60,000 at the time of dissolution. It means कि दोनों recorded है, and one partner has taken debtors at 20%, then book value less and accepted to pay creditors. पर पार्टनर ने डेटर्स को 20% लेस पे एक्सेप्ट किया है और पार्टनर ने क्रेडिटर्स को भी पे करने का एक्सेप्ट किया है। तो हम दोनों की अलग अलग एंट्री करते हैं, पहले डेटर्स की और क्रेडिटर्स की। डेटर एसेट है, क्रेडिटर लायबिलिटी है। तो पहले डेटर का डेबिट बैलेंस होता है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो पहली एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स 1,20,000, और सेकेंड एंट्री अब ये पार्टनर ने टेक ओवर किया है तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, तो 20% लेस करना है, तो 1,20,000 माइनस 20%, तो 96,000 आएगा। तो बीइंग पार्टनर्स एग्री टू टेक ओवर डेटर्स एट 20% लेस। तो डेटर्स का डेबिट बैलेंस था तो पहले हमने उसको क्रेडिट करके रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया। सेकेंड एंट्री में रियलाइजेशन को ऑपोजिट करना है, और ये पार्टनर ने टेक ओवर किया है तो टू पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। अगर कैश मिला होता तो कैश टू रियलाइजेशन होता। इन द सेम वे क्रेडिटर्स जो है वो 60,000 के, और वही प्राइस पे पार्टनर ने टेक ओवर किए हैं, तो 60,000 क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो पहले हम क्रेडिटर को डेबिट करेंगे। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन 60,000, और अभी रियलाइजेशन को ऑपोजिट करना है सेकेंड एंट्री में, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल 60,000। तो डेटर्स की दो एंट्री, क्रेडिटर्स की दो एंट्री, क्योंकि दोनों रिकॉर्डेड है। 12th, अभी ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं कि जिसमें डिसोल्यूशन के टाइम जो हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है, रिजर्व्स। तो जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये सब रिजर्व्स होता है, तो वो हम पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होता है डेबिट या क्रेडिट, वो भी हम पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। तो इसकी सबकी अलग अलग एंट्री देखेंगे। तो पहले तो जनरल रिजर्व, रिजर्व का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसको हम डेबिट करेंगे और पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहली एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू आर्स कैपिटल, बीस कैपिटल एंड आइस कैपिटल अकाउंट। 18,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज गिवन, इफ इट इज नॉट गिवन देन इक्वली। सेकंड, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल। प्रॉफिट एंड लॉस का कभी डेबिट बैलेंस दिया होता है, कुछ नहीं लिखा हो तो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ डेबिट बैलेंस है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल डेबिट करेंगे। तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, आइस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल, तो 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया। वर्कर एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड रिजर्व है और उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको भी हम पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहले उसको हम डेबिट करेंगे, वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड अकाउंट डेबिटेड टू आर्स कैपिटल, बीस कैपिटल एंड आइस कैपिटल। तो जो रिजर्व है, जनरल रिजर्व, वर्कर्स कॉम्पेंसेशन फंड, तो वो क्रेडिट बैलेंस है, तो उसको हमने डेबिट किया और पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया। ये पहले प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया और पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट किया। अगर प्रोविडेंट फंड दिया हो तो इट इज ए थर्ड पार्टी लायबिलिटी,
और वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, लेकिन प्रोविडेंट फंड रियलाइज में ट्रांसफर होता है और उसको पे करना पड़ता है, जस्ट लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एटसेट्रा। क्वेश्चन 6 का फर्स्ट, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 50,000, इट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर दर्शन फॉर 55,000। अब ये पूरा क्वेश्चन 6 है वो अपने आप कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आगे जो हमने किए उसके बेस पे ये सम्स है। तो रिकॉर्डेड एसेट है और उसको पार्टनर टेक ओवर करता है, तो पहले मशीनरी का डेबिट बैलेंस होता है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे और रियलाइजेशन डेबिट करेंगे। तो रियलाइजेशन टू मशीनरी, पर मशीनरी को रियलाइज में ट्रांसफर करना है 50,000 से बुक वैल्यू से, और अभी पार्टनर ने ये टेक ओवर किया है तो रियलाइजेशन पहले डेबिट हुआ था, अभी रियलाइजेशन क्रेडिट होगा और दर्शन का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो दर्शन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन 55,000 एक्चुअल वैल्यू। सेकंड, पार्टनर बीमल हैज एक्सेप्टेड टू पे बिल्स पेएबल 15,000। बिल्स पेएबल लायबिलिटी है और कुछ ना लिखा हो तो ये रिकॉर्डेड लायबिलिटी है, तो इसकी भी दो एंट्री करनी पड़ेगी, लेकिन लायबिलिटी में उल्टा होता है, ये क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन 15,000, और वो पार्टनर बीमल ने टेक ओवर किया तो पहले हमने रियलाइजेशन क्रेडिट किया, फिर रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन को ऑपोजिट करना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बीमल्स कैपिटल अकाउंट 15,000। Past bad debts was written off 11,000, out of which 6,000 are recovered। अब ये खास ध्यान रखना, ये नया पॉइंट है। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ जितना भी किया है वी आर नॉट कंसर्न, लेकिन अभी जो रिकवर हुआ वो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड में वी आर गेटिंग कैश, और ये हमारी इनकम है तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं, हम उसको क्रेडिट करते हैं। पर ये कैश मिला हमको 6,000, तो एक ही एंट्री होगी इसकी, कैश या तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की एक ही एंट्री होती है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड, वी आर गेटिंग कैश 6,000 टू रियलाइजेशन। जो नहीं मिला उसकी कोई एंट्री नहीं होती है, तो रिमेनिंग 5,000 की कोई एंट्री नहीं करनी है, 11,000 की भी कोई एंट्री नहीं करनी है। फोर्थ, बुक वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट्स इज 2,70,000 एंड रियलाइज 2,27,000। सेम दो एंट्री करनी है। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है तो पहले उसको क्रेडिट करके रियलाइज में ट्रांसफर करेंगे। तो रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स 2,70,000, और उसको सेल किया 2,27,000 में, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन 2,27,000। पहले रियलाइजेशन डेबिट हुआ था, सेकंड में रियलाइजेशन को क्रेडिट करना है। फिफ्थ, क्रेडिटर्स 60,000 पेड एट 25% डिस्काउंट। यहाँ भी कुछ नहीं लिखा है तो ये रिकॉर्डेड क्रेडिटर्स है, उसको हमने पेड किया है, तो दो एंट्री करेंगे। क्रेडिटर्स का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो पहली एंट्री में क्रेडिटर्स को रियलाइज में ट्रांसफर करना है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट 60,000, और जब उसको हम पे करेंगे तो रियलाइजेशन ऑपोजिट करना है सेकेंड एंट्री में। तो रियलाइजेशन अकाउंट पहले क्रेडिट हुआ था, अभी डेबिट होगा, तो रियलाइजेशन टू कैश या तो बैंक, इसमें 25% लेस करके अमाउंट लिखेंगे, 60,000 माइनस 25%, तो 45,000 आएगा। तो दो एंट्री होगी। अनरिकॉर्डेड टैक्स पेड 5,000। देखो टैक्स हमारी लायबिलिटी है लेकिन अनरिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड हो तो पहली एंट्री कैंसिल, डायरेक्ट सेकेंड एंट्री करनी है, रियलाइजेशन टू कैश एंड बैंक 5,000। डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड 5,000। डिसोल्यूशन एक्सपेंस आर ऑलवेज पेड बाय द फर्म, और फर्म पे करती है तो ये हमारा लॉस है, और लॉस है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, और हमने पेड किया तो कैश गया, तो रियलाइजेशन टू कैश एंड बैंक। तो उसमें अमाउंट गलत है, 5,000 आएगा। 8, गुडविल इज नॉट डिस्क्लोज इन द बुक्स बट 20,000 रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ इट एट द डिसोल्यूशन। गुडविल नॉट डिस्क्लोज अनरिकॉर्डेड एसेट है तो पहली एंट्री कैंसल। अगर रिकॉर्डेड एसेट हो तो दो एंट्री करते हैं, अनरिकॉर्डेड हो तो उसको रियलाइज में ट्रांसफर नहीं करना है, तो पहली एंट्री कैंसिल, डायरेक्ट सेकंड एंट्री करेंगे। तो रियलाइज हुआ है मीन्स कैश मिला है, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन 20,000। और बस, तो ये जो सम्स थे डिफरेंट टाइप के वो खास इनकी प्रैक्टिस करनी है, इसमें से कोई एक या दो सम 3 मार्क करके एग्जाम में पूछेंगे, बोर्ड एग्जाम में। और जनरली एक ये क्वेश्चन है वो 3 मार्कर में थियरी में पूछते हैं, अंडर विच सर्कमस्टेंसेस कोर्ट कैन पास ऑर्डर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन का ऑर्डर कोर्ट कब पास कर सकती है, ये मार्च 2020, 22, 24 में पूछा है 3 मार्कर में। तो एटलीस्ट यू हैव टू राइट 6 कॉजेज, 6 रीजंस, 6 सर्कमस्टेंसेस लिखने पड़ेंगे कि कोर्ट कब डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास, कोर्ट कब इंटरफियर कर सकती है डिसोल्यूशन प्रोसेस में।
The court can pass order for dissolution of the firm under any of the following circumstances when any partner files suit. अगर कोई पार्टनर डिसॉल्व करने के लिए कोर्ट में सूट फाइल करता है तो ये फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस में कोर्ट इंटरफियर करके डिसोल्यूशन की प्रोसेस के लिए ऑर्डर देती है. तो यू हैव टू राइट एनी 6 पॉइंट. यहाँ टोटल 8 पॉइंट है, 7 पॉइंट है. यू हैव टू राइट एनी 6 पॉइंट. व्हेन एनी पार्टनर बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का होता है तो कोर्ट डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास करती है. When a partner becomes permanently incapable of performing his duties as a partner. Third, when a partner undertakes misconduct against partnership firm or against business of the firm. business firm के अगेंस्ट जाके वो कोई मिसकंडक्ट करता है जिससे फर्म को लॉस होता है. When a partner willfully and persistently breaches the partnership agreement, जानबूझ के एग्रीमेंट को तोड़ता है. When a partner transfer his whole interest in the partnership to a third party without the consent of the other partner, खुद का जो पूरा खुद का शेयर है पार्टनर का वो किसी और पर्सन के नाम ट्रांसफर करता है without the consent of other partner. When a firm continuously incurs losses and is unable to run a business due to loss. And last, when the court finds any other ground to be just and equitable for the dissolution of the firm. ये 7 सर्कमस्टेंसेस में कोर्ट ऑर्डर पास करती है डिसोल्यूशन के लिए. तो ये थियरी है क्वेश्चंस. तो इसमें यू हैव टू राइट एनी 6 पॉइंट और ये 3 इयर्स में पूछा हुआ है. अभी मार्च 2019 और 23 में ये पूछा था, हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स गिवन इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन. तो हाउ वुड यू डील लिखा है तो इसमें यू कैन राइट द सेंटेंस और यू कैन राइट द एंट्री, बट इट इज डिजायरेबल टू राइट एंट्री. तो डेप्रिसिएशन फंड है और एक बैड डेट रिजर्व है. ये दो फर्स्ट एंड थर्ड उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद उसकी कोई सेकेंड एंट्री नहीं होती है और ये दोनों का क्रेडिट बैलेंस है तो उसको हमको डेबिट करना पड़ेगा. तो डेप्रिसिएशन fund and bad debt reserve are provisions and hence only transfer to realized account only one entry. तो इसकी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिटेड, बैड डेट रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइज्ड अकाउंट, और अमाउंट अगर नहीं दिए तो डॉट डॉट करेंगे. बीइंग डेप्रिसिएशन फंड एंड बैड डेट रिजर्व ट्रांसफर टू रियलाइज्ड अकाउंट. तो जब ऐसा लिखोगे हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स, यू हैव टू पास जर्नल एंट्री, लेकिन ऊपर एक ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. और प्रोविडेंट फंड इज ए थर्ड पार्टी लायबिलिटी, उसको रियलाइज में ट्रांसफर भी करना पड़ेगा और पे करना पड़ेगा. तो इसकी 2 एंट्री करनी पड़ेगी प्रोविडेंट फंड की. तो प्रोविडेंट फंड का क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसको हम पहले डेबिट करेंगे. तो रियलाइज, ये रॉन्ग है, प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन पहली एंट्री ये होगी और दूसरी एंट्री भी रॉन्ग है, सेकंड एंट्री करेक्ट है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक अकाउंट. तो फर्स्ट एंट्री रॉन्ग है, उसको रिवर्स करना है. तो प्रोविडेंट फंड का क्रेडिट बैलेंस है तो उसको हम डेबिट करेंगे. तो प्रोविडेंट फंड टू रियलाइजेशन फर्स्ट एंट्री, और सेकंड एंट्री में रियलाइजेशन को ऑपोजिट किया तो रियलाइजेशन टू कैश, उसको जब हम पे करेंगे तो प्रोविडेंट फंड इज अ थर्ड पार्टी लायबिलिटी, उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके पे करना पड़ेगा. लेकिन डेप्रिसिएशन फंड और बैड डेट रिजर्व की एक ही एंट्री होती है, लेकिन ये तीनों का क्रेडिट बैलेंस होता है, तीनों लायबिलिटी है तो तीनों का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए तीनों को पहली एंट्री में तो डेबिट ही करना पड़ेगा. ये भी मार्च 2019 और 23 में पूछा है, हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस, और वर्कर्स कॉम्पेंसेशन फंड. ये सब रिजर्व है जो हम पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. इट इज ऑल दीज आर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. So all above are accumulated profit and loss and hence distributed to all partners in their profit and loss ratio. तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिटेड, ये सब रिजर्व है तो रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसको हमको डेबिट करना है, एक ही एंट्री पास करनी है. तो ये रिजर्व को हम डेबिट करेंगे और वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो इन्वेस्टमेंट फंड अकाउंट डेबिटेड, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया हो या कुछ नहीं लिखा हो तो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को भी डेबिट करना है टू एज कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल. लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया हो तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा.
और पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल टू पीएनएल, ये एंट्री कब करनी है? अगर प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में डेबिट बैलेंस लिखा हो तो नीचे वाली एंट्री, अगर प्रॉफिट एंड लॉस में कोई बैलेंस नहीं लिखा हो तो वो रिजर्व समझ के ऊपर वाली एंट्री में ऐड कर देंगे। ओके।